हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और इस बार हम लोग आ गए हैं यूनिट 2 को लेकर। यूनिट 2 जो कि IT 402 का पार्ट है, ठीक है। और इस यूनिट 2 में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा भी देर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो पहला सेशन आता है उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भी। तो क्या लिखा गया है सेशन 1 में, हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाटा को एनालाइज करना है, क्या बोलते हैं, सिनेरियो एंड गोल सीक का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेटिंग डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा कंसोलिडेटिंग अलाउ यू टू गैदर टुगेदर योर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। मतलब क्या, सीधा मतलब समझिए। मान लीजिए आपके पास कई सारे वर्कशीट हैं, कई सारे वर्कशीट, और इन पे क्या है, डाटा है, ठीक है ना। इस मार्कशीट में भी कुछ डाटा है, इस मार्कशीट में भी कुछ डाटा है, इस मार्कशीट में भी कुछ डाटा है। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, इन तीनों स्प्रेडशीट या इन तीनों वर्कशीट के डाटा को, इन तीनों वर्कशीट के डाटा को एक वर्कशीट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी इन तीनों वर्कशीट के डाटा को एक वर्कशीट में रख दे रहे हैं, और इस वर्कशीट को हम बोलते हैं मास्टर वर्कशीट, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही, इस प्रोसेस को ही हम लोग कंसोलिडेटिंग डाटा कहते हैं। समझ में आया? मतलब 3 4 5 6 या अलग अलग जो वर्कशीट है उनको एक मास्टर वर्कशीट के अंदर कन्वर्ट करना। ओके ओके, अब ये कैसे करते हैं, तो आप डाटा मेन्यू में जाएंगे और कंसोलिडेट ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे और वहां से आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाटा एक मास्टर वर्कशीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है क्रिएटिंग सब टोटल्स। तो क्रिएटिंग सब टोटल का मतलब क्या होता है, सब टोटल का मतलब सीधा मतलब यार सिंपल, कि मान लीजिए आप कोई भी वर्कशीट लिए हुए हो, ठीक है ना। उस वर्कशीट के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो डाटा डाल रहे हो या जो भी डाटा पुट कर रहे हो, वो मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू है। मतलब सर, मतलब नहीं समझे, मतलब सिंपल समझिए। यानी आप फंक्शन का यूज कर रहे हो। फंक्शन जानते हो क्या होता है? नहीं, फंक्शन नहीं जानते। देखो, मैथ के अंदर फंक्शन का मतलब ये होता है कि इट इज वर्क लाइक अ मशीन। जैसे इसमें इनपुट डालोगे तो ये क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिकल प्रोसीजर क्यों बोला मैंने, इसको ध्यान से समझना। जैसे आप कभी कभी देखे होगे, आप एक्सेल वगैरह पे काम करते होगे, तो एक्सेल वगैरह में आपको एक पॉइंट समझ में आता होगा कि आप सुने होगे कि सम करना है या डिफरेंस करना है ना। तो कोई डाटा आपको दे दिया जाता है सम करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, ये सब करने के लिए दिया जाता है ना। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या बनाते हो, फॉर्मूला बनाते हो। क्या बनाते हो, फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करते हो, इनपुट डालते हो और फिर वो क्या देता है, आउटपुट। तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, दैट इज द फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। व्हाट इज इट, सॉरी, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो एक प्रकार से क्या है, फंक्शन है। आपने एक्चुअल में फंक्शन का निर्माण किया है। जब आप फंक्शन बनाओगे तो इस फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालोगे तो क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो सिंपल, आप कुछ मत याद रखो, सिंपल बच्चों जैसा समझ लो कि आप एक्सेल एक्सेल यूज कर किए होगे जीवन में। उसमें आप लोग क्या करते होगे, सबसे पहले इक्वल लगाते होगे, फिर सम लिखते होगे और उसके बाद आप क्या करते हो, डाटा इनपुट करते होगे। जैसे कि कौन से सेल का डाटा है, तो मान लेते हैं E1 से लेके E2 तक। ओके, एंड ऐसे कर देते हो, फिर ब्रैकेट बंद, और आपको आंसर मिल जाता होगा। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये फॉर्मूला बना रहे हो आप। ओके, ये समझ लीजिए, ऐसे ही एक फंक्शन का निर्माण होता है। ये एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि ये फंक्शन है। अब इसमें इनपुट जैसा जैसा हम पुट करेंगे वैसा वैसे हमको क्या देगा, आंसर देगा, ठीक है। तो सब टोटल का मतलब यही होता है कि सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट फंक्शन। मतलब कैसे फंक्शन हम लगाते हैं, कैसे सब टोटल लगाते हैं, तो सिंपल सब टोटल का मतलब यही होता है कि हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इंसर्ट में जाना है, फंक्शन लगा देना है, काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, सब टोटल्स या add data arranged in a array that in a group cells with labels for column, या सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, इसके नाम से अगर याद रखना हो तो आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, टोटल और सब, यानी सबका टोटल निकाल देना है। यानी आपके पास जो भी अलग अलग प्रकार से डाटा दिए गए हैं उनका टोटल निकाल देना है। तो सब टोटल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा फंक्शन का। यानी एक प्रकार से आप क्या कर रहे हो, सम ही तो कर रहे हो। सब टोटल का मतलब जितना भी डाटा है उन सबका सम कर देना, ठीक है।
अब ये आप डायरेक्टली सब टोटल कैसे कर सकते हो, तो डाटा में जाके आपको क्या कर देना है, सब टोटल पे क्लिक कर देना है, आपका सब टोटल हो जाएगा। आई होप सब टोटल का मतलब समझ गए होंगे आप, है? उसके बाद आता है सिनेरियो। तो सिनेरियो का मतलब क्या होता है, सिनेरियो का मतलब यार देखिए, जैसे कि आपने जो भी डाटा यूज किया है या जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो या जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो सिंपल, तो उस फंक्शन के अंदर आप चाहते हो कि ये फंक्शन तब काम करे जब इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन मिले। मतलब नहीं समझे सर, मतलब आपने फंक्शन यूज किया, फंक्शन यानी सीधा समझ लो एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है ना। उस फॉर्मूले में जब आप डाटा पुट कर रहे हो तो आपने एक कंडीशन रख दी कि भैया ये फॉर्मूला तभी एक्टिव होगा जब ये प्रॉपर कंडीशन आएगी। जैसे आपने कंडीशन पहले पुट कर दिया कि ये फंक्शन या ये जो फॉर्मूला है तभी एक्टिव हो जब वैल्यू 9 से एबव हो, ठीक है, तभी हमको आंसर दे, तो वहां से सिनेरियो बन जाता है। तो याद कैसे रखेंगे, सीन क्रिएट कर दिया आपने, कहा नहीं सीधे सीधे नहीं चलना है, एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो यहां से आता है व्हाट एंड इफ क्वेश्चंस। Scenario are a tool to test what and if questions. Each scenario is named and can be edited and formatted separately. When you print the spreadsheet, only the content of currently active scenario is printed. Important point है। इसमें क्या होता है, इसमें वही प्रिंट होता है, यानी सिंपल समझो कि अगर मान लीजिए आपने कंडीशंस लगा दी तो उस कंडीशन के बिहाफ पे जो तात्कालिक आपको दिख रहा होगा डाटा वही प्रिंट होके आएगा, ठीक है। मतलब आपने अगर 9 से एबव नहीं डाला है डाटा, मैंने बोला ना कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन को तभी एक्टिव किया जाएगा जब 9 से एबव आप डालोगे, ऐसा आपने कंडीशन डाल दिया। तो अगर आपने 9 से एबव नहीं डाला है तो उससे कम पे जो डाटा आपको दिखा रहा है, क्योंकि उस समय फंक्शन उतना ही दिखाएगा, 9 से एबव डालोगे तभी फॉर्मूला या फंक्शन एक्टिव होगा। आपने 9 से एबव नहीं डाला है तो फंक्शन एक्टिव हुआ नहीं होगा। तो जैसा आपको स्प्रेडशीट में होना चाहिए नॉर्मली वैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आपने 10 डाल दिया, 11 डाल दिया तो यहाँ पे डाटा क्या आ जाएगा, डाटा क्या हो जाएगा, चेंज, तब ये फंक्शन अपने आप एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल समझ लो, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। A scenario is essentially a set of cells values of your calculation. You can easily switch between these sets using navigator or a drop down list which can be shown beside changing cells. मतलब ये सीधा सीधा बोलता है कि देखिए यहाँ पे जो सेल वगैरह है ना, उन सेल वगैरह में जब आप इस मतलब जो कंडीशंस लगाओगे तो उनके अनुसार ये जो वैल्यू होंगी वो कैलकुलेट हो रही होंगी, है ना। कि आप 10% पे देखोगे, 15% पे देखोगे कि 20% पे देखोगे, तो जैसा आप कंडीशन दिखाओगे वैसा यहाँ पे सेल के अंदर कैलकुलेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल के लिए इसने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट यू कुड ऐड अ सिनेरियो for each interest rate and quickly view the result. Formulas that rely on the value change by your scenario are updated when the scenario is opened available. मतलब सिंपल बता रहा है, देखिए एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा है कि अगर मान लीजिए आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन करना चाहते हो जो कि आपने कोई इन्वेस्ट किया है, मतलब सिंपल समझो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब आप चेक कर रहे हो कि अगर 5% मान लेते हैं कि मुझे रेट पे मतलब देखना हो तो कितना मेरा 2 साल के बाद मिलेगा। सीधा सीधा आप SICI पढ़े ना, SICI, तो ऐसे आप सपोज कर लो कि SICI चेक कर रहे हो, तो कभी 5% पे देख रहे हो, कभी 10% पे देख रहे हो, है ना। तो अलग अलग कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हो ना, कि 5% पे इतना होगा, फिर 10% पे इतना होगा, कि 20% पे कितना होगा, तो ऐसे आप चेक कर रहे हो, ठीक। तो ये जो चेक कर रहे हो ना, ये एक प्रकार से क्या है, सिनेरियो। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्रिएट करना है ना। अब आप फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे और बताओगे कि देखो भाई 5% है तब मेरा क्या होना चाहिए, तो पूरा होल डाटा आपके सामने आ जाएगा। आपने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, उसमें कंडीशंस डाली तो ये एक्टिव हो जाएगा, तुरंत आपको वो वाला डाटा देगा। 5% पे आपने 10% डाला तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो 10% पे आपको एक डाटा दे देगा। तो सिनेरियो मतलब एक सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे हम करते हैं सिनेरियो, कैसे क्रिएट करते हैं, तो टूल्स में जाएंगे और सिनेरियोज में क्लिक कर देंगे, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे गोल सीक आता है। गोल सीक क्या होता है, तो सिंपल गोल सीक के बारे में आप देखेंगे। देखिए गोल सीक में ये होता है, सिंपल समझो, गोल सीक एक ऐसा कंडीशन अप्लाई कर देता है, जैसे ऊपर में क्या था ना, कि ऊपर में ऐसा था कि जैसे जैसे आप डाटा चेंज करोगे वैसे वैसे डाटा चेंज होते जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा, ये था अब तक कंडीशन में। लेकिन गोल सीक में चीजें बदल जाती हैं। क्या बदलती हैं उसको समझना। मान लो यहाँ पे आपने कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर दिया, कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब गोल सीक क्या करता है, गोल सीक
ये क्रिएट करता है कि जैसे मान लो फॉर्मूला ये है तो 9% पे ये हमें मान लेते हैं कि एक्टिव होगा, है ना। 9% अगर मान, यार सिंपल समझो, मैंने बोला था ना कि जब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जो भी आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, इस फॉर्मूले में जब आप 9 से एबव वैल्यू पुट करोगे तभी आएगा, ठीक है। गोलसीक क्या करता है, गोलसीक ऐसा कुछ करता है कि यार कितना वैल्यू, मान लेते ऐसे है कि मैं 9 यहाँ पे डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 9 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 100। गोलसीक थोड़ा सा अलग काम करता है। देखो कैसे काम करता है, ये पता करता है कि अगर मैं 150 चाहता हूं तो कितना मुझे पुट करना पड़ेगा। यानी यार ये रिजल्ट, यानी जो आपका आउटकम है उससे ये क्या कर रहा है, उसे ये डील कर रहा है कि ये आउटकम कितने पे मिलेगा, ठीक है ना। यानी ये आउटपुट किस इनपुट पे मिलेगा, ये गोलसीक करता है। यानी गोलसीक क्या बताता है कि इतना आउटपुट अगर मुझे चाहिए तो कितना इनपुट डालना पड़ेगा। या ऐसे आप सिंपल बेसिस में समझ सकते हो कि अगर मैंने 10,000 रुपए क्या किए हैं, 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये चेक कर रहे थे कि अगर बैंक वाला मुझे 10% रेट पे क्या कर रहा है, ये पैसा रख रहा है, या मेरा पैसा जो है 10% रेट पे रखा हुआ है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ऐसा देख रहा था मैं। हाँ, इसके पहले ऐसे चल रही थी कहानी। अब चीजें बदल जाएंगी। मैं ये देखूंगा कि 10,000 रुपए हैं तो ये 10,000 रुपए 11,000 रुपए कितने दिनों में बन जाएंगे या कितने रेट पे बन जाएंगे। क्लियर, ये कहानी आ गई। तो गोलसीक हमारा एक्चुअल में आउटपुट डील करके दे देता है, बताता है कि आउटपुट ये जो है, मतलब ये जो आउटपुट है कितने इनपुट पे आएगा, ठीक है ना। यानी आउटपुट मैं अपने ओर से डालूंगा और ये मुझे इनपुट बताएगा। पहले क्या हो रहा है कि मैं इनपुट डाल रहा हूं तो आउटपुट मिल रहा है। गोलसीक क्या करेगा, आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। गोलसीक कैसे आप यूज करोगे, तो टूल्स में जाके गोलसीक पे ओके कर दोगे, गोलसीक आपका तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आता है यूजिंग द सॉल्वर। सॉल्वर देख लो, ये बच्चों वाला है। सॉल्वर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा रहे हो, ऊपर ऊपर जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि हल्का सा एबव लेवल पे आ जाता है। एबव लेवल पे मतलब क्या, देखो यार एकदम सिंपल समझो, अगर आप फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हो, शुड बी ग्रेटर देन, लेसर देन एंड इक्वल टू का यूज कर दे रहे हो, बस तो वहां पे क्या आ जाता है, ये सॉल्वर है ना। यानी आपने कोई फंक्शन यूज किया, उस फंक्शन के अंदर जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बोला था सिनेरियो क्रिएट करना होता है, तो ये सिनेरियो ही क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि फंक्शन को हमेशा ऑलवेज ऐसा होना पड़ेगा, मतलब बोल दिया गया कि ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो एक्चुअल में ऐसा बोल दिया गया, सॉरी ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसे होगा, तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने फंक्शन के अंदर एक कंडीशन डाल दी, कंडीशन डाल दी तो अपने आप चीजें चलती जाएंगी। अब फंक्शन हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, देगा ना। तो बस फंक्शन के अंदर अगर आपने ऐसी कुछ वैल्यू डाल दी जो कि ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू वाली वैल्यूज हो, तो वहां से हम क्या करते हैं, हम इन चीजों के लिए सॉल्वर का यूज करते हैं। सॉल्वर क्या करता है, सॉल्वर हमें एक अप्रोप्रिएट या लिमिटिंग कंडीशन की वैल्यू देता है। ये एक्चुअल में क्या करता है, ये एक लिमिट बना देता है, लिमिटिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है डाटा में। ओके ओके। अब हमारे पास सेशन 2 आता है, सेशन 1 तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब आता है हमारे पास सेशन 2 जिसमें हम क्या देखेंगे, लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। मतलब क्या है इसका, यार जो डाटा है ना उस डाटा को क्या करना, लिंक करना। स्प्रेडशीट है, इसको भी लिंक करना, जोड़ना। इसी और ये कैसे हम करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल वर्कबुक और लिंकिंग सेल्स की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है स्प्रेडशीट आल्सो अलाउ यू टू लिंक द सेल्स फ्रॉम वेरियस वर्कशीट एंड फ्रॉम various spreadsheets to summarize data from several sources. In this manner, you can create formulas that span different sources and make calculations using a combination of local and linked information. Multiple sheets help keep information organized. मतलब क्या है यार, शीट सबको पता होगा, है ना। आप एक्सेल पे काम किए होगे, तो अगर आप कभी भी जीवन में एक्सेल पे गए होगे ना तो आपको एक्सेल पे सब कुछ मिल जाएगा। ये जो बातें की जा रही है ना वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो स्प्रेडशीट इज नथिंग बट इट इज अ शीट, ठीक है ना। अब उस शीट के अंदर ना आपको सेल भी समझ में आ जाएगा, जो ना ऐसे आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे खाने बने होंगे, ये एक्चुअल में क्या है, सेल है। और उस सेल का पूरा क्या होता है, प्रॉपर नाम गाँव सब कुछ होता है उसमें। देखो क्या है कि स्प्रेडशीट है ना वो आपको क्या करती है, अलाउ करती है बहुत सारे सेल्स को लिंक करने के लिए, बहुत सारे वर्कशीट्स
और बहुत सारे स्प्रेडशीट को समराइज करने में, ठीक है। यानी अगर आप एक स्प्रेडशीट ले रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, सेल्स मिल सकते हैं, या अलग अलग वर्कशीट्स के, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक स्प्रेडशीट है तो इस स्प्रेडशीट के ऊपर आपने कई सारे अलग अलग स्प्रेडशीट का डाटा इसमें रखा होगा, है ना, या बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर तो सेल्स का बहुत सारा डाटा है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, समराइजेशन होता है किसका, सेल्स का, बहुत सारे वर्कशीट का, या बहुत सारे स्प्रेडशीट का। आयो समझ में? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इससे आप क्या फायदा होता है, अब देखो ये किस मैनर में होता है, सबसे पहली बात तो किस मैनर में होता है, ये सभी डाटा कैसे क्रिएट होता है, तो आपने कुछ ना कुछ फॉर्मूले क्रिएट किए होंगे, ठीक है ना, अलग अलग सोर्सेस से बहुत सारे कैलकुलेशंस किए होंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक डाटा बनाते हो, वो डाटा वर्कशीट पे हो सकता है, सेल में हो सकता है, या स्प्रेडशीट में हो सकता है, और ये स्प्रेडशीट जो होता है इन सभी सेल्स, वर्कशीट और स्प्रेडशीट का क्या होता है, समराइजेशन होता है। ओके, अब देखो सबसे पहले आता है कि सेटिंग अप मल्टीपल सीट्स, मान लो बहुत सारे सीट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, कई सारे सीट्स हैं, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक साथ सबमर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो भी देखा जाएगा, और फिलहाल में क्या है कि कैसे कैसे हम लोग मल्टीपल सीट पे सेटिंग करेंगे। तो पहला है कि आइडेंटिफाइंग योर सीट्स, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट it has by default it has a sheet named sheet 1 which is managed during tab and the bottom spreadsheet as shown below। क्या मतलब है इसका, आइडेंटिफाइंग शीट, मतलब देखो यार सीट्स के बारे में पहले बताया जाए। सबसे पहले तुम जब एक्सेल खोलोगे ना तो ऑलरेडी एक सीट खुला होगा, वो आप नीचे जाके देख सकते हो, सीट 1 ऐसे ही लिखा होगा, है ना, ऐसे मतलब सबसे पहला सीट है तो सीट 1 लिखा होगा, ठीक। तो जब आप खोलोगे तो आप सीट को तुरंत देख पाओगे। तो सीट पहचानोगे कैसे, तो आप ध्यान से समझना, ऑलवेज हमेशा नीचे की ओर बॉटम में लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर हम चाहते हैं कि नया सीट उसके अंदर डाला, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ आओ, यहाँ पे एक इमेज दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं होम में जाऊँ, इंसर्ट में जाऊँ, इंसर्ट सीट, एक तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, यहाँ पे सीट लिखा है ना, इसके बगल में क्या लिखा है, प्लस, तो आप प्लस वाले पे ओके करोगे, एक नई सीट आ जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा, तब लिखाएगा सीट 2, लिख दिया सीट 2 आ गया। अच्छा, फिर उसके बगल में फिर प्लस वाला साइन दिया होगा, अगर एक और सीट चाहते हो तो फिर उस पर प्लस कर दो, तो ऑलवेज आपको नई नई सीट मिलती जाएगी। तो कैसे सीट को इंसर्ट करना है आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आता है कि रीनेमिंग वर्कशीट। रीनेमिंग वर्कशीट का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अभी फिलहाल में आपको क्या दिख रहा है, जब आप नया सीट लेके आओगे तो क्या लिखा रहेगा, सीट 1, लेकिन आप चाहते हो कि इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, क्योंकि आपने कुछ काम किया होगा, उसमें कुछ डाटा रखा होगा, तो उस डाटा के भी आप इस सीट का नाम चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, तब आप कैसे चेंज करोगे, तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि ये जो सीट 1 लिखा है ना, इसी पे आप डबल क्लिक कर दो। क्या कर दो, डबल क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, वहां से जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप फाइल वाइल में देख रहे होगे, फाइल वाइल में जब कभी भी आप खोलेंगे कंप्यूटर या कभी भी कोई फाइल मैनेजर या कोई भी पीसी का फाइल, तो फाइल अगर ऐसे नाम लिखा हुआ है उसका, उस पर अगर आप डबल टैप करोगे ना, तो फिर आपको उस क्या बोलते हैं, वो पूरा का पूरा जो फाइल का नाम है वो सेलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, सेलेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो आप उसको हटा के दूसरा नाम डाल दोगे। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि आप डबल क्लिक करके उसका नाम रीनेम कर सकते हो, जब नाम हटा के दूसरा नाम डाल दोगे। दूसरा आता है राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आप क्या करो, उसमें आप जाओ और रीनेम का ऑप्शन डाल दो, काम खत्म। तीसरा तरीका क्या है, सेलेक्ट द वर्कशीट यू वांट टू रीनेम, कौन से वर्कशीट का आप क्या बोलते हैं नाम फिर से चेंज करना चाहते हो, क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, तो वर्कशीट टैब पे क्या करो, क्लिक कर दो, और उसके बाद वहां से भी आप रीनेम ऑप्शन पे जाओगे, वहां से भी आपका क्या हो जाएगा, वहां से भी आपका जो सीट का नाम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है इंसर्ट सीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। बहुत सारे अलग अलग स्प्रेडशीट से मुझे क्या करना है, एक स्प्रेडशीट ला के रख देना है। मतलब इफ यू प्रेफर सेलेक्ट द लिंक ऑप्शन टू इंसर्ट द एक्सटर्नल सीट एज अ लिंक इंस्टेड एज अ कॉपी, दिस इज वन ऑफ सेवरल वे include live data from another spreadsheet. The link can be updated manually to show the current content and external file are depending on the option you have selected in tools। फिर उसमें आप ऑप्शन में जाएंगे, ओपन ऑफिस ORG, कैल्क, जनरल अपडेटिंग। अब क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, जैसे समझो, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रेडशीट है, यहाँ पे दूसरी स्प्रेडशीट है, और मैं ये तीसरी स्प्रेडशीट पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो स्प्रेडशीट है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ इसको मास्टर स्प्रेडशीट बना दूँ, यानी ये स्प्रेडशीट का भी डाटा और इस स्प्रेडशीट का भी डाटा इसमें आ जाए,
ओके। और मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इस पे कॉपी करके, यानी यहाँ पे कॉपी करूं और ये आ जाए। देखो कॉपी करोगे तो फर्क समझना, जब कॉपी करके लाओगे तो मान लो सपोज कर लो, मान लो कॉपी कर लिए, कॉपी करके यहाँ पे डाटा डाल दिए और बाद में इसमें कुछ चेंज कर दिया तुमने, ठीक है ना, तो वो चेंज करने पे सिर्फ इसमें चेंज होगा, है ना, इस 1 और 2 वाले में चेंज होगा। 3 वाला डाटा क्या हो जाएगा, अनचेंज, यानी यहाँ पे अगर चेंज हुआ भी तो यहाँ पे कोई घंटा चेंज नहीं होगा। लेकिन सपोज कर लो तुमने क्या किया, कॉपी नहीं किया, यहाँ इस स्प्रेडशीट का लिंक इस वाले स्प्रेडशीट पे लाके डाल दिया। इससे क्या फायदा होगा कि जीवन में कभी भी तुम पहले या दूसरे वाले स्प्रेडशीट में चेंज लाओगे, है ना, तो मैं इस मास्टर स्प्रेडशीट में जब भी उसकी लिंक को, यानी 1 का जो लिंक दिया होगा और 2 का जो लिंक दिया होगा, उस पर जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे चेंज वाला डाटा मिलेगा। यानी तुम यहाँ पे चेंज लाओगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये फायदा है, इसीलिए कॉपी नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो यानी जब कभी भी हम ऐसा करते हैं कि हमें क्या करना हो, हमें डिफरेंट स्प्रेडशीट से एक स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना हो, यानी पहले से बना हुआ है और उसे किसी मास्टर वाले में क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं उसके, इसमें हम क्या करते हैं, लिंक डाल देते हैं। क्या करते हैं, लिंक डाल देते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब भी पहले वाले में कोई चेंज आएगा तो वो चेंज इस वाले में भी दिखाई देगा साफ साफ, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, क्रिएट आर चेंज आर क्रिएट आर चेंज आर सेल रेफरेंस। यानी हम क्या चाहते हैं, हम एक नया सेल रेफरेंस चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं सेल रेफरेंस को। सेल रेफरेंस का मतलब अ सेल रेफरेंस रिफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डाटा दैट यू वांट टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट। मतलब क्या है, ध्यान से समझो। हम सेल के रेफरेंस को, जो सेल है ना हमारे पास, सेल तो सबको पता है बिल्कुल, तो ये सेल मान लेते हैं। इस सेल पे हम नया सेल डालना चाहते हैं। नया सेल मतलब, या ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फार्मूला लगा होगा, हर सेल का अलग अलग फार्मूला होता है। अगर आप एक्सेल पे काम किए होगे तो आपको पता होगा। मान लेते हैं ये C1 है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। ऐसे मानो कि यहाँ पे C1 है ना, C1 किसी न किसी फॉर्मूले पे वर्क कर रहा होगा। C4 का अपना एक अलग फॉर्मूला है, C2 का अलग फॉर्मूला है, C3 का अलग फॉर्मूला है। अब आप चाहते हो कि इसमें नया फॉर्मूला वाला डाल दो। पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं C1 वाले फॉर्मूले को किस में डालना चाहता हूँ, C4 वाले में डालना चाहता हूँ। तो ये जो टॉपिक है क्रिएट और चेंज और सेल रेफरेंस, इसका मतलब यही है, या तो मैं इन चारों के अलावा एक नया सेल पैदा करना चाहता हूँ, या मैं इन्हीं में से किसी के फॉर्मूले को, जैसे C1 का फॉर्मूला किस में अप्लाई करना चाहता हूँ, C4 में। तो मुझे क्या करना है, मुझे C1 पे क्लिक करना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा होगा, ऊपर लिखा होता है ना, उस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है, C4 सेल पे आना है, इसको क्लिक करना है, इसके ऊपर भी फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को हटा के वही फॉर्मूला कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, खत्म। तो C4 भी C1 की तरह काम करने लगेगा। अब देखो क्या होगा, in one or several formula you can use a cell reference to refer to data from one or more contiguous cell on the worksheet, data contained in different areas of a worksheet, data on other worksheet in the same workbook। मतलब वही चीज जो मैंने अभी जस्ट बताई आपको। या तो हम डाटा क्या करें, एक या एक से अधिक कंटिन्यूअस सेल से उस वर्कशीट पे। ये देखो, एक तो तरीका ये होता है कि मान लो हमारे पास सीधा सीधा वर्कशीट है यहाँ पे खाली, दूसरा यहाँ पे वर्कशीट है, इसके अंदर सेल पहले से भरे पड़े हैं, इनका अपना अपना डाटा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि यहाँ से उठा के डाटा इन सभी सेल्स के अंदर फिल कर दे रहे हैं, यानी इन सभी सेल्स के अंदर सेम टू सेम एज इट इज फॉर्मूला लगा दे रहे हैं नए वर्कशीट के अंदर। या डाटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ वर्कशीट। एक वर्कशीट है, इस एक वर्कशीट से जो मैंने बताया अभी, जैसे मान लो यहाँ वाले सेल में जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं इस वाले में डालना चाहता हूँ, तो वो तरीका अपना सकता हूँ मैं, ठीक है ना। डाटा ऑन अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। अब सेम वर्कबुक से हम एक अलग वर्कशीट से, मतलब ऊपर वाली बात बताई जा रही है कि इस वर्कशीट से ला के डाटा इसमें डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्ट्री ये चेंज करना चाहता हूँ। तो अलग अलग कहानियां हैं। पहली बात फिर से समझ लेंगे, डाटा फ्रॉम वन आर मोर कॉन्टिन्यूअस सेल ऑन द वर्कशीट, ठीक है ना। एक वर्कशीट है और ये दूसरी वर्कशीट है, ठीक है। यहाँ के सेल का डाटा यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना। मान लो हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेल है और सेल नंबर मान लेता हूँ C2 है, तो इस C2 का डाटा मैं इस यहाँ के C4 C5 में पुट कर रहा हूँ। पहला ये बोल रहा है। दूसरा तरीका ये, कैसे मैं क्रिएट या सेल रेफरेंस को चेंज कर रहा हूँ, ये कहने का मतलब है।
मुझे फिर से समझो, सेल रेफरेंस को या सेल को कैसे क्रिएट या चेंज कर रहा हूँ इसके बारे में बताई जा रही है बातें। दूसरी बात यह है कि एक ही वर्कशीट है, उसी वर्कशीट में मान लो ये मैं दूसरे जगह नहीं ले जा रहा हूँ, ये C2 का डाटा C5 में डाल दे रहा हूँ इसी वर्कशीट में। या तीसरा काम ये है कि इस पूरे वर्कशीट का डाटा इस वाले में पेस्ट कर दे रहा हूँ, खत्म। ठीक है, ठीक। फिर से आता है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। अब ये क्या है, यानी कैसे हम क्रिएट करेंगे एक सेल रेफरेंस दूसरे शीट से। मतलब सपोज कर लो हम नकल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो डाटा लिखा गया है, जो जो डाटा यहाँ के सेल को मिला हुआ है ना, वो सभी डाटा हम अपने वर्कशीट में डालना चाहते हैं। तो बस यही है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। तो दूसरे शीट्स की मदद से रेफरेंस सेट करना। देयर आर टू वेज टू रेफरेंस सेल्स इन अदर there are two ways to reference cells in other sheets by entering the formula directly using the keyboard or using the mouse। सीधी सीधी बात है। पहला तरीका तो ये है कि शीट के अंदर जो जो फॉर्मूले लगे हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लाके यूज कर ले। Calc can link different file together. The process is the same but we add one more parameter to indicate which the file sheet is in। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जाओ, यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिंक सेंड कर सकते हो, या तरीका यही है। आप सबसे पहले क्या करो, फाइल सेलेक्ट करो, फाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करो, पाथ एंड फाइल नेम, उसके बाद सीट नेम, फिर सेल नेम। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट कर सकते हो। और इस फॉर्मेट से आप क्या करोगे, एक सीट का जो डाटा है वो दूसरे में डाल दोगे। सबसे पहले पाथ एंड फाइल नेम, फिर सीट नेम, फिर सेल नेम, दिख रहा है। और यहाँ का डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब आता है वर्किंग विथ हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, कभी कभी आप कोई पीडीएफ वगैरह देखे होगे या पेज वगैरह देखे होगे तो नीचे वहाँ लिखा होगा कि आप www डॉट मतलब जो भी है उसका अपना वेबसाइट होगा .com पे क्या करें, टच करें और आपको डाटा मिल जाएगा, है ना। एक लिंक टाइप में नीचे वहाँ दिया होगा, है ना। कोई पेज वगैरह आप पकड़ रहे होगे तो उस पेज पे या पीडीएफ पे आपको ऐसा लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। जो ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ही आपको दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। इसी को हम लोग हाइपरलिंक्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, हाइपरलिंक एक प्रकार का क्या होता है, एक्टिव लिंक होता है, जिसपे आप क्लिक करोगे और तुरंत आप कहाँ पहुंच जाओगे, दूसरे वर्कशीट पे या दूसरे स्प्रेडशीट पे। ठीक है, अब देखो हाइपरलिंक्स क्या होता है, कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ करंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट। सीधा मतलब है हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं कैल्क में भी, माइक्रोसॉफ्ट में, किसी में भी यूज किए जाते हैं। क्या करने के लिए, जंप करने के लिए डिफरेंट लोकेशन विद इन स्प्रेडशीट, एक ही स्प्रेड के अंदर, ठीक है ना। कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, यानी करंट फाइल के अदर पार्ट्स के पास जा सकते हैं हम लोग। यानी जो फाइल हम लेके बैठे हुए हैं, हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट उसमें हो तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। या डिफरेंट फाइल के पास जाना हो तो भी उस लिंक की मदद से चले जाते हैं। यहाँ तक कि वेबसाइट कोई दूसरा हमको दे देगा, है नहीं, ये डाटा हमको दिया गया तो किस वेबसाइट से दिया गया, वो वेबसाइट हो सकता है दे दे। ठीक है, तो हाइपरलिंक्स का यूज इस तरीके से किया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो, एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव्ड। अच्छा, a relative link will stop working only if the start and target location change relative to each other। मतलब क्या है सर, सीधा मतलब समझो। एब्सोल्यूट का मतलब यानी अगर मान लो सपोज कर लो कि आज मैंने तुमको कोई लिंक दिया, ठीक है ना, और ये लिंक के ऊपर मतलब ये जहां पे ले जाके पहुंचाने वाला है वो जो लोकेशन है मैंने बाद में चेंज कर दी, या जो डाटा था वो चेंज कर दिया, तो अगर तुम मान लो मतलब आज चेंज कर दिया, अब तुम कल जाके खोलोगे, ऐसे समझो। फिर से मैंने कोई पीडीएफ बनाया, इसके ऊपर अपना एक लिंक प्रोवाइड करा दिया। लिंक प्रोवाइड कराने के बाद फिर क्या हुआ कि आज तो ये लिंक वैसे ही दिखाई देगा जैसे मैंने दिखाया है तुमको। अगले दिन सुबह उठा, मुझे लगा कुछ गलत है, जो इस लिंक के थ्रू जहाँ पे पहुंच रहे हो उस लोकेशन पे जाके मैंने देखा तो मुझे कुछ गलती नजर आई। मैंने सोचा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया। अब जब तुम दूसरी बार इस लिंक को टच करोगे, है ना, इस पीडीएफ पे, तो होगा क्या कि वो तुम्हें पहुंचाएगा ही नहीं, ये बंद कर देगा काम करना। सीधा मतलब ऐसे समझो कि जब इसके ओरिजिनल में चेंज लाओगे तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन रिलेटिव में क्या होगा कि मान लो अगर मैंने आज चेंज भी कर दिया तो तुम क्या करोगे, अगर तुम उसको क्या कर रहे हो,
तुम उसके ऊपर ओके करोगे तो फिर से तुम्हें चेंज वाला मिलेगा। फिर मैंने अभी 1 घंटे बाद फिर चेंज कर दिया तो 2 घंटे बाद चेक करोगे तो फिर से तुम्हें पहुंचा देगा और चेंज वाले पे पहुंचाएगा, है ना। तो इस तरीके की आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट में अगर ओरिजिनल में चेंज तो काम करना बंद कर देगा, लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, तो देखिए रिलेटिव काम करता है, यानी उसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, है ना। अगर वहां पे चेंज हुआ तो चेंज वाला दिखाएगा, जैसा करोगे वैसा दिखाएगा। ओके, तो दोनों तरीके के आपको लिंक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, टू चेंज द वे दैट OOS सेव द हाइपरलिंक इन फाइल, सेलेक्ट, सबसे पहले आप क्या करिए, टूल्स में जाइए, ऑप्शन सेलेक्ट करिए, लोड एंड सेव जनरल। मतलब क्या है ये हाइपरलिंक, सबसे पहले हाइपरलिंक इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे आप ओके कर सकते हो, मतलब लिंक कॉपी किए रहिए और इंसर्ट से आप पकड़ के लाके डाल सकते हैं आप। ओके, और ये क्या है कि किस तरीके से आप हाइपरलिंक जो सेव हुआ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टूल्स, ऑप्शन, लोड या सेव जनरल से आप चूज करके डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा, यानी कोई एक्सटर्नल डाटा है, कोई अलग से कोई डाटा है, उसको आप चाहते हो कि वहाँ पे लाके क्लिक कर दो। भाई हाइपरलिंक तो समझ में आ गया तुमको, हाइपरलिंक कोई लिंक हो सकता है किसी वेबसाइट का या किसी और डाटा का, है ना। इसी तरीके से एक्सटर्नल डाटा से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यू कैन इंसर्ट टेबल्स फ्रॉम, मान लेते हैं कि हमको टेबल इंसर्ट करना है, HTML डॉक्यूमेंट एंड डाटा लोकेटेड विद इन नेम रेंज फ्रॉम एन ओपन office.org कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इनटू अ कैल्क स्प्रेडशीट। क्या मतलब है यार, कोई बाहर से कोई डाटा है, बाहर से डाटा समझ में आ रहा है, जैसे HTML कोई डॉक्यूमेंट है या कोई डाटा है, या आप इस कैल्क से या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई भी स्प्रेडशीट है उसको किसी कैल्क स्प्रेडशीट से कनेक्ट कर रहे हो या उसके अंदर रख रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, यूजिंग द एक्सटर्नल डाटा डायलॉग और यूजिंग द नेविगेटर। तो एक्सटर्नल डाटा डायलॉग आता है उसका यूज करके या नेविगेटर का यूज करके। कैसे करोगे, इंसर्ट और फिर लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, ठीक है ना। यानी एक स्प्रेडशीट के ऊपर दूसरे स्प्रेडशीट का डाटा या HTML कोई डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो तो वहां से आप कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया लिंकिंग का खेल खत्म। अब आता है तीसरे नंबर पे हमारे पास शेयरिंग वर्कशीट डाटा, यानी जो वर्कशीट डाटा है उसे आप क्या करोगे, शेयर करोगे। तो पहले में क्या था, याद करो, पहले आओ पहले वाले में हम लोगों ने डाटा को एनालाइज किया, ठीक है ना, पहले डाटा बनाया, ठीक है ना। अब डाटा बनाने के बाद दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में हम लोगों ने डाटा को लिंक किया, यानी अलग अलग स्प्रेडशीट पे डाटा पहले वाले में बना दिया, फिर अलग अलग स्प्रेडशीट के डाटा को एक स्प्रेडशीट पे लाके रखने का प्रयास किया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे में हम क्या करेंगे, तो तीसरे में हम लोग शेयर करेंगे। बन चुका है हमारा, अब बनने के बाद हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो शेयरिंग वर्कशीट डाटा, in most office setting, there is a shared device where teams can store common files for everyone to use. बहुत सारे ऑफिस के अंदर सेटिंग के अंदर देखोगे कि वहाँ पे शेयर ड्राइव होता है where teams can store common files for everyone to use. This usually leads to citing of the messages. बहुत सारे ऑफिस के अंदर आप देख रहे होगे, मान लो कोई काम कराना है ऑफिस वगैरह के अंदर, तो क्या होता है, डाटा को शेयर करेंगे तभी तो, एक कई डाटा पे कई सारे लोग काम करते हैं, नहीं करते हैं। मान लो एक ऑफिस है तो एक ऑफिस का अपना एक टास्क होता है ना। अब कोई डाटा मिल गया हमको, जैसे सपोज करिए सर्वे करने के लिए मिल गया, तो एक लोग तो अकेले सर्वे करेंगे नहीं, सभी लोग मिलके कर रहे हैं, तो इन सबको, सबके पास ये जो स्प्रेडशीट पे जो डाटा है या जो सर्वे का कंटेंट है या जो सर्वे से रिलेटेड डाटा है, सबके पास शेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऑफिसेस के अंदर देखा ही जाता है। ओके, द डॉक्यूमेंट इज लॉग्ड फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर टू ओपन और रीड ओनली कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्लिक। क्या मतलब है इसका, अब देखिए जब हम किसी फाइल को शेयर करते हैं, ओके, तो शेयर करने के बाद ये होता है ना कि सिंपली वो जो व्यक्ति है वो उसे चेंज नहीं कर सकता जो डाटा दिया गया है। जब हम शेयर कर रहे हैं किसी को, तो मान लीजिए हमने सर्वे का यहाँ पे डाटा क्लियर कर लिया, तो ये मेरी हार्ड कॉपी है, ऐसे समझ लीजिए ये मेरी हार्ड कॉपी है। अब इस हार्ड कॉपी को मैंने इनको दे दिया, तो ऐसा नहीं कि इस हार्ड कॉपी को चेंज कर देंगे, नहीं। सपोज कर लीजिए कि मैंने अपने क्या किया, सपोज करिए आप आधार कार्ड का जब आप फोटो कॉपी कराते हैं और फोटो कॉपी करा के किसी को देते हैं, तो क्या वो आपके आधार कार्ड में चेंज कर सकता है उस फोटो कॉपी को लेके, नहीं। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास है ना। अगर आप उस ओरिजिनल आधार कार्ड पे चेंज लाओगे तभी जाके उसमें चेंज आएगा,
है ना। तो बस ऐसे ही है कि यहाँ पे कोई और चेंज कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वहाँ पे रीड कर सकता है और कॉपी कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, लॉग्ड है। आई बात समझ में, लॉग्ड फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर। दिस messages appears because someone else already has the file open। ये सभी चीजें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि किसी ने पहले से फाइल को ओपन किया होगा। Sometimes, however, it is necessary to have multiple people working on a file at the same time. This can be either speed of data entry or simply make things easier for collaboration purpose। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए ये तो क्या था, ये बताया जा रहा था कि मान लो हम कोई डाटा शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ने के लिए कर रहे हैं। दूसरा मान लेते हैं कि सपोज करिए कोई डाटा है उस पर काम करना है एक ही समय पे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे कि spreadsheets of software allow to user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. In this exercise you will learn how to share a worksheet। मतलब अब सबको काम करना है एक ही डाटा के ऊपर। अब एक ही डाटा के ऊपर काम करने का मतलब सब चेंज करेंगे ना भाई। वो सर्वे कर रहा होगा, सपोज कर लो मैंने सर्वे की बात की, तो एक ही चीज का सर्वे हो रहा होगा, है ना। आपके इलाके में नेता कौन बनेगा, ऐसा कुछ सर्वे चल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ वाले बोले कि बीजेपी वाले तेज हो, प्रबल हो, एक क्षेत्र के सर्वे में करता ने बताया, दूसरे वाले में भी बीजेपी बताया जाए, तो तीसरे वाले में भी सपा बने। तो ऐसे कुछ कहानियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी, तो ऐसी कहानियां बनेंगी और वहां पे मल्टीपल लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रेडशीट को हम शेयर कैसे करेंगे। तो सीधा मतलब है कि टूल्स में जाऊंगा, टूल्स से फिर मैं क्या करूंगा, शेयर में चला जाऊंगा। यानी सबसे पहले स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को ओपन करो, फिर टूल्स में जाओ, फिर शेयर वाला ऑप्शन लगा दो, काम खत्म, ठीक है। अब देखो, डॉक्यूमेंट टू एक्टिवेट कोलैबोरेशन फीचर फॉर दिस वर्कशीट, अ डायलॉग ओपन वेयर यू कैन यूज टू एनेबल और डिसेबल शेयरिंग। अब देखो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग उसको कोलैबोरेट करें या एक वर्कशीट पे काम करें, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको एक डायलॉग मिला होगा, डायलॉग ओपन होगा, उस पर हमको इनेबल और डिसेबल जैसा ऑप्शन रखना है। इनेबल करूंगा तो शेयरिंग इनेबल हो जाएगी, सबके पास पहुंच जाएगा, डिसेबल कर दूंगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। When you save a shared spreadsheet, one or several situations may occur if the network was not modified and saved by another user since you opened it, the worksheet is saved। मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब मैंने सबको भेज दिया, ठीक है ना, अब सबको भेज दिया। अब सबको जब भेज दिया तो सपोज कर लो सबने जो डाटा था, जो डाटा यहाँ पे ओरिजिनल डाटा था, वो ओरिजिनल डाटा वैसे देखा, देखने के बाद वैसे ही सेव कर दिया। तो जब सबको ऐसे ही लगा कि सब कुछ ओके है, इसमें कुछ चेंज करने जैसा है नहीं, तो किसी ने कुछ मॉडिफाई किया नहीं, तो सेव कर दिया ना, तो पूरा डाटा वैसे ही ओरिजिनली सेव्ड हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड, नहीं, इफ वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड और किसी ने सेव कर दिया तो वर्कशीट अपने आप क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मॉडिफाई हो गई वर्कशीट, एक ने बोला बीजेपी, दूसरे ने बोल दिया सपा, डाटा चेंज हो गया, ठीक। तो डाटा चेंज हो गया तो उस केस में दो कंडीशंस बनेंगे उसमें। अब मान लो चेंज हो गया डाटा, तो वहां पे डाटा जो हुआ है चेंज, मतलब इधर से भी हुआ है बीजेपी, इधर से भी मान लेते हैं बीजेपी, चेंज हुआ है, लेकिन दोनों का जो डाटा है लगभग सेम है, दोनों ने चेंज किया बट दोनों ने लगभग सेम कर दिया, तो यहाँ पे डाटा कन्फ्लिक्ट होगा नहीं, ठीक है ना। तो डाटा कन्फ्लिक्ट होगा नहीं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तब टेंशन नहीं है। लेकिन डाटा कन्फ्लिक्ट हो गया, एक ने बोला बीजेपी और एक ने बोल दिया सपा, तो इफ द चेंज कन्फ्लिक्ट द रिजॉल्व conflict dialog is shown you. You must decide for each conflict which version to keep, yours other person। तब तुम्हारे पास कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, किसका डिसीजन रखना है हमें, बीजेपी का कि सपा का, है ना। तो एक व्यक्ति के पास ये ऑप्शन आएगा, when all conflict are resolved, the worksheet saved while you are resolving the conflict, no other user can save the shared worksheet। अब एक के हाथ में दे दिया जाएगा, जब ये कंडीशन आएगी तो एक लोग चूज करेंगे, है ना, दो लोग हैं, दोनों में से एक ने बीजेपी बोला, एक ने सपा बोला, तो ऑप्शन एक को मिलेगा,
है ना, उस कंडीशन में दोनों नहीं सेव कर सकते, दोनों बीजेपी या सपा नहीं सेव कर सकते। ऐसे मैं बस देखो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, एक लोगों को ऑप्शन मिलेगा, भैया एक लोग कर सकते हैं, या तो बीजेपी या तो सपा। तो अब एक लोग उस समय कर रहे होंगे दोनों डाटा सेव। अब एक मान लो कह रहा है कि नहीं, एक जो सेव कर रहा है, अगर वो सेव कर रहा है तो दूसरा वाला सोचे कि नहीं मैं भी सेव कर देता हूँ अपना, मतलब बीजेपी वाला सेव कर रहा है कि बीजेपी ही सही है, और दूसरा कोई आ रहा है वो मतलब दूसरा वाला जो सपा वाला था वो बैठ के वो सोच रहा है कि नहीं मैं भी कर देता हूँ, वो भी कर रहा है मैं अपना भी कर देता हूँ। तो जब ये पहला पर्सन सेव करने लगा तो दूसरा सेव या शेयर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, केवल और केवल पहले के हाथ में है। आई समझ में। तो जब दो कॉन्फ्लिक्ट होगा डाटा तो उस केस में एक लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी कि वो सेव करेंगे कि नहीं, ठीक है। वही चीज लिखी गई है नीचे कि अगर दूसरा वाला ट्राई करे सेव या शेयर करने के लिए रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को यू सी अ मैसेज दैट, तो उसको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉग्ड ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस। तो उसको क्या मिलेगा, मर्ज इन प्रोग्रेस, ऐसा कुछ मैसेज देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया। पहले में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ सीधा सीधा सेव हो जाएगा मॉडिफाई करने के बाद, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस केस में एक लोगों के पास पावर आ जाएगी, है ना, जो वो लिखेंगे या जो बोलेंगे या जो उन्होंने रिजॉल्व करके भेजा है डाटा वही सेव होगा। और जब तक डाटा सेव हो रहा है तब तक दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब भी वो कुछ सेव या शेयर करने का प्रयास करेगा उसके सामने मर्ज इन प्रोग्रेस करके आ जाएगा। आई बात समझ में जी, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डाटा वाज चेंज। अच्छा, कैल्क के पास एक फीचर होता है कि डाटा कितना चेंज हुआ है ना, पहले क्या डाटा था अब क्या डाटा है, तो कैल्क के पास ये फीचर होता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखना तो मुझे एडिट में जाके चेंज में क्लिक करके रिकॉर्ड फ्रॉम द मेनू बार पे क्लिक कर देना है, पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है। आई होप समझ गए होंगे ये भी, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट चेंज, मतलब सिंपल सपोज कर लीजिए कि कैल्क ऑटोमेटिकली ये भी देख लेता है कि जो चेंज आया उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, यानी उसके बारे में कहीं कोई कमेंट तो नहीं है, वो पता करना है तो कैसे करेंगे, एडिट चेंज एंड कमेंट। ओके, फिर से देखिए, फिर से थोड़ा सा ऊपर आइए। अगर हमको ये पता करना है कि क्या चेंज आया है तो एडिट चेंज मतलब कितना चेंज आया है डाटा के अंदर, तो ये वाला क्लिक करेंगे। ये पता करना हो कि जो चेंज डाटा है उसके बारे में कोई कमेंट तो नहीं आया है ना, तो ये वाला एडिट चेंज एंड कमेंट, ठीक। और अगर ये पता करना है कि ये पता नहीं, ये मुझे करना है कि वो जो डाटा आया है मैं उसे एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट, तो एडिट चेंज और एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी जो चेंज हुआ है सही है कि गलत है ना, अगर सही है तो एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। आई होप क्लियर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करना पहले वाले डॉक्यूमेंट से, तो आप एडिट एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। तो 4 कंडीशन, पहली कंडीशन कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कितना हुआ तो एडिट चेंज एंड रिकॉर्ड पे डाल देंगे। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि जो चेंज हुआ है वो उसके ऊपर कमेंट कितना आया है तो एडिट चेंज उसके बाद कमेंट। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला कंडीशन तो एडिट चेंज एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट। उसके बाद लास्ट सेशन है और यहीं पे कहानी क्या हो जाएगी खत्म। तो क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, तो क्या मतलब है इसका कि मैक्रोज सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स आर कीस्ट्रोक दैट यूज्ड फॉर लेटर यूज। मतलब क्या है यार, सिंपल समझ लो इसको, ज्यादा कुछ भाव तो नहीं देना है हमको। देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम लोग कीबोर्ड के जो लेटर्स है ना उनके वर्क को डिफाइन करने लगते हैं। यानी जैसे आप कभी देखे होंगे आपके फोन के अंदर कि आप कभी स्टार दबा रहे हो, या पहले के जमाने में ऐसा आता था कि पहले 9 अगर मान लीजिए आप प्रेस करते हो और 9 प्रेस किए हुए हो तो अचानक से कोई नंबर आ जाएगा उस पर ही कॉल जाएगा। 4 क्लिक कर रहे हो तो 4 से एक नंबर सेव होगा, उससे वो नंबर चला जाएगा, उस पर कॉल जाएगा। 5 क्लिक करोगे तो किसी नंबर पे जाएगा और ये सेव होता है, सेव किया जाता था कि 5 दबाने पे ये नंबर पे कॉल लगे, 2 दबाऊं तो ये इस नंबर पे कॉल लगे। ऐसे ही कीबोर्ड में भी क्या किया जाता है, जितने भी कमांड्स हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, एक
पर्टिकुलर ऐसे बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर कमांड को बोल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने F1 दबाया, ठीक है ना, तो इसको पहले से फिक्स कर दिया जाएगा कि F1 दबाने पे ये फंक्शन आना चाहिए या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आ जाए। F2 दबाओ, F2 दबाओ तो सपोज कर लो ऐसे हो जाए कि ब्राइटनेस आ जाए, ठीक है ना, ब्राइटनेस और इंक्रीज कर जाए। तो ऐसे कंडीशंस मैंने डाल दी हैं, F1, F2, F3। ऐसा आपके मोबाइल फोन के अंदर भी होता होगा। आप साइड बटन पे क्लिक करते होगे या आप देखते होगे जब कीपैड फोन होता है तो इसमें ज्यादा होता है, तो उसमें पहले से हम लोग जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सेव करते हैं कि मैं साइड बटन दबाऊं तो ये वाला टास्क आ जाए या ये ऐप आ जाए, ठीक है ना, ऊपर वाला बटन दबाऊं तो कैमरा आ जाए। तो ये सब हम लोग फिक्स करते हैं ना, बस सेम कहानी वैसे ही होती है। तो मैक्रोस का मतलब यही समझेंगे कि मैक्रोस क्या होता है, ये सेव्ड सीक्वेंस होता है। सेव्ड सीक्वेंस होता है किसका, कमांड्स का। यानी हम कमांड्स का क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस बना के सेव कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस आर की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। सेम कहानी है भाई, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि हर फंक्शन का, हर बटन का अपना एक स्पेसिफिक वर्क पहले से क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको चारों सेशन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ठीक, चारों सेशन क्लियर। तो पहले सेशन में क्या हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोगों को डाटा को एनालाइज करना है सिनेरियो और गोलसीक की मदद से। फिर दूसरे सेशन में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग डाटा के अंदर लिंक पैदा करेंगे, यानी अलग अलग स्प्रेडशीट को एक साथ कंबाइन करेंगे। फिर तीसरे में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है, और शेयर करके उसका यूज करेंगे। और चौथे में हम लोगों ने मैक्रोस का यूज कर लिया। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे दूंगा विराम। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।